दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने यह देखा और उनसे पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने एक सपना देखा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने देखा कि मेरे सभी दानव वाले लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह केवल एक सपना है। सपने हमेशा सच नहीं होते। लेकिन अगर आपको इस बारे में अधिक जानने की इच्छा है तो मैं कुछ उपाय कर सकता हूँ। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ बीरबल, कृपया कुछ कीजिए। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज से अगले 7 दिन तक दरबार में हर किसी को सच बोलना होगा, चाहे वह कोई भी हो। सभी दरबारियों ने सहमति जताई और सच बोलने का संकल्प लिया। अगले 7 दिनों तक दरबार में सभी लोग सच बोलने लगे। धीरे धीरे अकबर ने देखा कि दरबार का माहौल कितना बदल गया है। लोगों के बीच की झूठी बातें और छलकपट खत्म हो गए थे। सभी लोग आपस में अधिक ईमानदारी और समझदारी से पेश आ रहे थे। 7वें दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने देखा कि दरबार में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरे सपने का मतलब क्या था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जहांपनाह, क्या आपने अपने सपने का मतलब समझ लिया? अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, मैंने समझ लिया है कि मेरे दानव वाले लोग मेरे झूठ और छल के कारण ही मुझे छोड़कर जा रहे थे। जब से दरबार में सभी ने सच बोलना शुरू किया है, तब से सब कुछ ठीक हो गया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच बोलना ही सबसे बड़ा दानव है। अगर हम सच बोलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे पास से कोई नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें एक कीमती इनाम दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर की समस्या का समाधान कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच बोलना और ईमानदार रहना हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। दोस्त, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दो मसला अचार का बहुत मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी प्रजा के साथ दरबार में बैठे थे। दरबार में उत्सव का माहौल था और सभी दरबारियों ने रंग बिरंगी पोशाकें पहनी हुई थीं। इस मौके पर अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, आज हम कुछ अनोखा खेल खेलेंगे। हर किसी को एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका जवाब बाकी दरबारियों को न पता हो। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अपने अपने सवालों के बारे में सोचने लगे। जब सभी दरबारियों ने अपने सवाल पूछ लिए, तब बारी आई बीरबल की। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा सवाल है, एक ऐसा अचार बताइए जो कभी खट्टा नहीं होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। अकबर ने भी गहन विचार किया, परंतु वे भी उत्तर नहीं ढूंढ पाए। अकबर ने अंततः कहा, बीरबल, हमने हार मान ली। कृपया हमें इस सवाल का जवाब बताएं। बीरबल ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, वह अचार कभी खट्टा नहीं होता जिसे कभी बनाया ही न गया हो। अकबर और सभी दरबारियों ने ठहाका लगाया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की एक बार फिर प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सच में हमारे दरबार के रत्न हो। उस दिन के बाद से
बीरबल के इस सवाल की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी और लोग बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियों को सुन सुनकर आनंदित होते रहे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से सोचा गया सवाल और उसका उत्तर लोगों को न केवल हंसाता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 3 न्याय का तराजू नई मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहां पनाह, मेरी समस्या बहुत गंभीर है। मेरे पड़ोसी ने मेरे पास से एक कीमती हार चुरा लिया है और जब मैंने उससे हार मांगा तो उसने मना कर दिया। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी का हार चुराया है? पड़ोसी ने कहा, जहां पनाह, मैंने कोई हार नहीं चुराया। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, यह मामला जटिल है। हमें सोचने का समय चाहिए। फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, तुम इस मामले की तहकीकात करो और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने दोनों पक्षों से हार का विवरण लिया और फिर सभी को 1 सप्ताह बाद दरबार में हाजिर होने को कहा। बीरबल ने अपने तरीके से जांच शुरू की और कई लोगों से पूछताछ की। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने अकबर और दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले का हल मिल गया है। बीरबल ने एक तराजू मंगवाया और कहा, इस तराजू में सच्चाई और झूठ का वजन नापा जाएगा। उन्होंने व्यापारी और पड़ोसी दोनों को तराजू के पास खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने कहा, जिसने सच कहा है वह तराजू के इस तरफ खड़ा होगा और जिसने झूठ कहा है वह उस तरफ। जब दोनों तराजू के पास खड़े हो गए तो बीरबल ने दोनों से कहा, अब अपने अपने हाथों में कुछ मिट्टी लेकर तराजू में रखो। दोनों ने वैसा ही किया। बीरबल ने तराजू को हिला दिया और कहा, जिसके हाथ की मिट्टी सच्चाई की तरफ झुकेगी वही सच्चा है। जब तराजू हिला तो व्यापारी की तरफ की मिट्टी भारी निकली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई की मिट्टी ने अपना फैसला सुना दिया है। व्यापारी सच बोल रहा है और पड़ोसी झूठा। अकबर ने पड़ोसी को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हें इस झूठ के लिए कड़ी सजा मिलेगी, और व्यापारी को उसका हार लौटाने का आदेश दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आकर रहती है, चाहे कितनी भी जटिल स्थिति क्यों न हो। बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की वजह से सच्चाई की जीत होती है। 4 अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। दरबार में चर्चा चल रही थी और दरबारियों के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उसी समय एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या समस्या है? बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरी समस्या बहुत गंभीर है। मेरे पास एक बहुत कीमती हीरा था जिसे मैंने एक पोटली में रखा था, परंतु किसी ने मेरी पोटली से वह हीरा चोरी कर लिया है। मुझे पूरा शक है कि वह हीरा मेरे घर के नौकरों में से किसी ने चुराया है, पर मुझे यह पता नहीं चल पा रहा है कि वह चोर कौन है। अकबर ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है? तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं।
अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कुल कितने नौकर हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, महाराज, मेरे घर में कुल 5 नौकर हैं। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे सभी नौकरों को दरबार में बुला लाओ। कुछ समय बाद व्यापारी अपने 5 नौकरों के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। बीरबल ने सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और एक एक कर उनकी तलाशी लेने लगे, लेकिन तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। तब बीरबल ने एक युक्ति सोची। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह लकड़ियां जादुई हैं। इनमें से चोर की लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अब तुम सभी ये लकड़ियां अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में आकर दिखाओ। सभी नौकरों ने लकड़ियां लीं और अपने अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह सभी नौकर दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने एक एक कर लकड़ियां देखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी बाकियों की तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। इसने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी, क्योंकि इसे लगा कि जादुई लकड़ी बढ़ जाएगी और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अकबर ने तुरंत उस नौकर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और व्यापारी का हीरा वापस दिलवाया। व्यापारी ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और दरबार से विदा ली। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से एक बार फिर अकबर का विश्वास जीत लिया और सभी दरबारियों के सामने अपनी काबिलियत साबित की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और चालाकी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 5 शेर का शिकार बहुत मजेदार कहानी। बादशाह अकबर जिस दिन खुश होते, उसी दिन शाही बगीचे में फुर्सती दरबार का आयोजन किया जाता था। इसमें न कोई छोटा होता, न कोई बड़ा। बादशाह कोई शगुफा छोड़ते और दरबारी उस पर अक्ल के घोड़े दौड़ाते। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, आप में से किस किस ने शेर का शिकार किया है? सबने कहा, हमने किया, हमने किया। बादशाह ने कहा, किया है तो बताओ कैसे किया? पहला नंबर खां साहेब का आया। वह बोले, शेर का शिकार करने का मेरा पहला मौका था। जिस मचान पर मैं बैठा था, कमबख्त शेर उसी पर आ कूदा। मचान टूट गया। धम्म से मैं नीचे गिरा। दिल ने कहा, आज तो तू गया शेर के पेट में। दिमाग ने कहा, मगर शेर है कहाँ? तभी ऊपर से शेर की मिमियाती आवाज आई। बमुश्किल आंखें खोली। देखा, शेर मियां पेड़ से उल्टे लटके हैं। उसकी पूंछ टूटी मचान के खांचे में फंसी है और वह बुरी तरह हाथ पैर मार रहे हैं। अपनी गनीमत जान मैंने उठाई तलवार और चला दी। बादशाह बोले, यह भी कोई शिकार हुआ? चूहेदानी में फंसे चूहे को तो कौवा भी मार सकता है। दूसरा नंबर मिर्जा का आया। मुछों पर ताव देते हुए वह बोले, एक दिन मैं शिकार खेलने गया। मैं घूमता फिरता परेशान हो गया। सामने गीदड़ तक नहीं आया। थोड़ा दम लेने के लिए पेड़ के तने से पीठ सटाकर बैठा ही था कि तभी नींद आ गई। अचानक नाक में कुछ घुसा। जोर की छींक आई तो नींद टूट गई। सामने देखा तो होश फाख्ता हो गए। 2 कदम की दूरी पर शेर खड़ा था। मारे भय के मैंने आंखें बंद कर लीं। वह फिर पास आकर मुझे सूंघने लगा। शायद जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुर्दा हूं अथवा जिंदा। तभी उसकी मूछें मेरी नाक में फिर घुसी। मुझे दोबारा जोर की छींक आई। उछलकर शेर 2 कदम पीछे हट गया।
इस बार वह पूरा जबड़ा फाड़े हुए था, मानो कह रहा हो, जिंदा हो मियाँ तो आओ, मेरे गले के रास्ते पेट में उतर जाओ। मैंने आव देखा न था, उठाई तलवार और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। शेर घबराकर पीछे हटने लगा। आखिर वह ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां पीछे गहरी खाई थी। यह देखकर मैंने तलवार की नोक उससे छुआ दी और वह घबरा गया। तेजी से पीछे हटा और खाई में जा गिरा। गनीमत यह हुई कि मैंने सही समय पर खुद को संभाल लिया, वरना आप भी उस खाई को आबाद कर देते। बादशाह ने कहा, मगर इसे शिकार कौन कहेगा? असली शिकार तो वह है जो दो दो हाथ करके आमने सामने की धरपकड़ में किया जाए। इतना सुनकर मिर्जा का चेहरा उतर गया। अचानक पीछे से 70 साल के एक बूढ़े मौलाना की आवाज उभरी, बादशाह सलामत ने अभी कहा कि असली शिकार वह जिसमें आमने सामने की लड़ाई में शेर को मात दी जाए। मेरे साथ 30-32 बरस पहले ऐसा ही वाकया पेश आया था। यह सुनकर बादशाह चकित होकर बोले, अच्छा। मौलाना ने कहा, हाँ जहांपना। उन दिनों शेरगढ़ का इलाका घने जंगलों से भरा पड़ा था। दिल्ली में एक अफवाह फैली थी कि उन जंगलों में एक टीला है जिसमें बेशुमार दौलत छिपी है। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त उस टीले की तलाश में जंगल में जा घुसे। कुछ ही दूर गए थे कि हमने शेर की दहाड़ सुनी। हम सब सिर से पैर तक कांप उठे। सबके सब वापस भाग लिए। मैंने भी भागना चाहा, लेकिन भाग न सका। सामने से शेर जो आ रहा था, ये नुकीले दांत, ये लंबे लंबे नाखून, खून बरसाती उसकी आंखें। होश गुम होते इससे पहले ही मैं उल्टे पैरों दौड़ लिया। मैं आगे आगे, शेर मेरे पीछे पीछे। रास्ते में कीचड़ से भरा एक पोखर था। बदहवासी में मैं उसे देख नहीं पाया और जा गिरा उसमें। देर तक कीचड़ में गोते खाता रहा। कीचड़ से सराबोर आंखों को जोर लगाकर खोलते हुए सामने देखता रहा। सोचता रहा, शेर कहाँ चला गया। पौने घंटे तक शेर नहीं आया तो मैं जैसे तैसे पोखर से बाहर आया। मुझ पर मेरे अपने वजन से दोगुना कीचड़ लिपटा था। चल भी बहुत मुश्किल से रहा था कि देखा, शेर पोखर के पास एक झुरमुट में बैठा मुझे घूर रहा है। शायद वह यह पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह है कौन। वह तो यकीनन नहीं जिसके पीछे में भागा था। सहसा शेर ने मुंह फाड़ा। मुझे लगा कि गश खाकर गिर पड़ूंगा। ऐसी सूरत में सहारे के लिए कीचड़ लिपटे दोनों हाथ आगे को जो उठे, शेर एकदम उछला और भाग खड़ा हुआ। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, आमना सामना बेशक हुआ, लेकिन कुश्ती तो नहीं हुई। अचानक उसकी निगाह बीरबल की ओर उठ गई। उसे उकसाते, क्यों बीरबल? क्या तुम्हारा कभी किसी शेर से आमना सामना हुआ है या कुश्ती? बीरबल बोला, आमना सामना तो तकरीबन रोज ही होता है जहांपना। रही कुश्ती की बात तो वह बादशाह सलामत के हाथ में है, जब मर्जी हो जाएगी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्कराते हुए बोले, तुम हमेशा सारी तोहमत हम पर थोपकर साफ बच निकलते हो, लेकिन आज नहीं निकल पाओगे। शेर के शिकार के बारे में या तो आप बीती सुनाओ या फिर इनकार करो कि तुमने जिंदगी में कोई शेर नहीं मारा। बीरबल बोला, शेर तो मैंने कई मारे हैं, मगर आपको इस पर विश्वास नहीं आएगा, और एक दफा तो ऐसा गजब का वाकया हुआ कि हो सकता है आपको यह किस्सा खानी ही लगे। बादशाह अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? हुए बादशाह बोले। बीरबल सिर झुकाकर बोला, हुजूर, वे दोनों शेर गुजरात के जंगलों में सिमल के किसी पेड़ से अब भी लटके होंगे।
मैं वहां एक अंधेरी रात में बादशाह सलामत के साथ भटक रहा था कि अचानक मैंने शेर की दहाड़ सुनी। बादशाह अपनी तलवार तंबू में भूल आए थे और हम दोनों तंबू खोज नहीं पा रहे थे। उधर दहाड़ थी कि बराबर पास आए जा रही थी। तलवार सिर्फ मेरे पास थी। एक बार सोचा कहीं झाड़ीवाड़ी में छिप जाऊं, फिर एक ख्याल आया कि शेर अंधेरे में इंसान की तरह अंधा नहीं बन जाता। आखिर हम दोनों सिमल के एक पेड़ पर चढ़ गए। बादशाह को मैंने ऊपर की शाख पर बैठा दिया। नंगी तलवार ले मैं नीचे की शाख पर जमकर बैठ गया। मुंह फाड़े दुम ताने शेर आया। उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थीं। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। बादशाह बोले, या खुदा रहम कर। मगर यह मौका रहम का नहीं था। मैंने तलवार घुमाई और टिमटिमाती आंखों से अंदाजे से कई भरपूर वार कर डाले। धम्म से कोई नीचे गिरा। मैं घबरा गया। ऊपर देखा, यकीनन गिरने वाले बादशाह सलामत नहीं थे। फिर वहां शांति छा गई। सवेरे देखा तो शेर 3 टुकड़ों में धरती पर पड़ा था। बीरबल कुछ और कहता, इससे पहले ही बादशाह बोला, उस मौके पर तुम्हारे पास भी तलवार नहीं होती और पेड़ पर चढ़ने से पहले ही शेर मुझ पर हमला कर देता, तब तुम क्या करते? बीरबल गमगीन शब्दों में बोला, मैं क्या करता जहांपना। ऐसे मौके पर या तो खुदा ही कुछ करता या फिर वह नामुराद शेर। बीरबल की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फुर्सती दरबार खत्म होने का नगाड़ा बज चुका था। शिक्षा शब्दों में हास्य का तालमेल कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन बीरबल में यह खूबी मौजूद थी, इसीलिए तो उसने इस कोरी गप को भी सच्चाई के रूप में प्रमाणित कर दिखाया। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 6 अंगूठी में भगवान नई मजेदार कहानी। बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल तुम कहते हो ईश्वर सब जगह है। बीरबल बोले, हाँ बादशाह, ईश्वर हर जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। अकबर ने अपनी एक हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल से पूछा, क्या इस अंगूठी में भी तुम्हारा भगवान है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ बादशाह, वह इस अंगूठी में भी अवश्य है। बादशाह बोले, तुम मुझे इसमें दिखाओ। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कुछ समय मांगा। बादशाह ने उसे 6 महीने का समय दिया। बीरबल घर पहुंचा। वह परेशान था। वह जानता था कि इस समस्या का कोई न कोई हल तो है, लेकिन वह जानता नहीं था। वह बिना उत्तर ढूंढे बादशाह का सामना नहीं करना चाहता था। वह कमजोर हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद एक छोटा भिखारी लड़का उसके घर पर भिक्षा के लिए आया। उसने बीरबल से पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के उदास होने का कोई कारण नहीं हो सकता है। खुशी और प्रसन्नता बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं हैं। सच, बीरबल बोले। मेरा दिल यह सुनकर खुश हुआ, लेकिन बुद्धिमानी को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बीरबल ने फिर उसके और बादशाह के बीच हुई पूरी बात बताई। क्या आप इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? मैं तुम्हें इस बात का जवाब एक पल में दे सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी बादशाह से व्यक्तिगत रूप से बात करवा सकते हैं? बीरबल राजी हो गए और उस लड़के को शाही दरबार में ले जाकर बादशाह को बोले, जहांपना, आपके प्रश्न का उत्तर ये छोटा बालक भी दे सकता है। अकबर ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की और उत्तर सुनने को व्याकुल हुए। उसने लड़के से पूछा,
अगर ईश्वर सब जगह है तो बेटा क्या तुम मुझे इस अंगूठी में भगवान दिखा सकते हो? जहां पना लड़के ने उत्तर दिया, मैं आपको एक पल में उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मुझे प्यास लगी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक गिलास लस्सी पीने के बाद दूंगा। बादशाह ने लस्सी लाने को कहा। लड़के ने लस्सी पीनी शुरू की और बोला, बादशाह, मैं मक्खन वाली लस्सी पीता हूँ। आपका सेवक जो लस्सी लेकर आया है वो मुझे पसंद नहीं आई और इसमें से मक्खन नहीं निकल रहा है। बादशाह बोले, यह लस्सी बहुत उम्दा है। याद रखो छोटे बालक, तुम बादशाह की व्यक्तिगत डेयरी से लाई गई लस्सी पी रहे हो। लड़का बोला, बहुत अच्छा। अगर जहां पनाह को विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है तो मुझे मक्खन दिखा दें। बादशाह जोर से हंसे और बोले, मैं बताता हूँ। तुम इतना भी नहीं जानते कि लस्सी से मक्खन उसे बिलोने के बाद ही निकाला जा सकता है, और तुम यहाँ पर मुझे भगवान को दिखाने आए हो। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ बादशाह, लड़के ने तुरंत जवाब दिया। मैं तो आपको आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। बादशाह उलझन में पड़ गए। लड़का उनसे बोला, जहां पनाह, इसी तरह ईश्वर सब वस्तुओं के अंदर हैं। वह हर चीज पदार्थ के अंदर हैं, उन्हें हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें अपने मन की आंखों को जगाना जरूरी है। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी की आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने शरीर के पंच तत्वों और वस्तुओं को बिलोकर अलग करना पड़ता है, दही की तरह। उस लड़के ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया और बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए। वह और भी जानना चाहते थे और लड़के से पूछा, बच्चे, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा भगवान हमेशा क्या करता रहता है? बालक भिक्षुक बोला, जहां पनाह, यह ईश्वर ही है जो हमारी संवेदनाओं को शक्ति देता है, हमारे दिमाग को समझ देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, और यह उन्हीं की शक्ति है जिससे हम जीते और मरते हैं। मनुष्य सोचता है कि वही कलाकार है और अपनी कलाओं का आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य तो उस शक्ति के हाथों की कठपुतली है। उसकी सोच से ही सल्तनत ऊपर उठती है और गिर जाती है, करोड़पति गरीब बन जाता है और गरीब करोड़पति। उसे महसूस करने के लिए हमें अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ता है। बादशाह के लिए एक छोटे भिक्षुक से ये सब सुनना एक नया अनुभव था। अकबर अपने विचारों में लचीलापन रखते थे और इस छोटे हिंदू भिक्षुक की बातें सुनकर ही शायद वह धार्मिक व प्रशासनिक बातों पर विचार विमर्श के लिए मुस्लिम फकीरों और मौलवियों के साथ हिंदू विद्वानों को भी आमंत्रित करने लगे। शिक्षा अवांछनीय स्थिति में चतुराई से पेश आना चाहिए। यदि हमें किसी समस्या का हल न मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस समस्या का कोई हल नहीं है। ऐसे में अपने अधीन और साथ काम करने वालों के साथ मिलकर समस्या का हल खोजा जा सकता है। सात रेत से चीनी अलग नई कहानी। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ।
मैं यह चाहता हूं कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 8 जब बीरबल बच्चा बना नई मजेदार कहानी। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट पटकर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया।
अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 एक बार बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, हमारी राजधानी में कितने ईमानदार हैं? ईमानदार अधिक हैं या बेईमान? जहां पनाह बेईमान अधिक हैं। बीरबल ने कहा, सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल ठीक है, सिद्ध करो। दूसरे दिन बीरबल ने महल का हौज खाली करवा दिया और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। आज रात को नगर का हर आदमी बादशाह के महल के हौज में एक एक घड़ा दूध डाले। सुबह होते ही बीरबल अकबर को हौज के पास ले गए। हौज को देखते ही बादशाह अकबर की आंखें खुली की खुली रह गई। वे जोर से चिल्लाए, यह क्या है? हौज में दूध के बदले पानी। मेरे हुक्म का ऐसा अनादर। बादशाह अकबर गुस्से से लाल पीले हो गए। बोले, यह कैसे हो सकता है? बीरबल, ढिंढोरा पिटवाने में जरूर कोई भूल हुई होगी। लोग बादशाह के हुक्म का पालन न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर से कहा, हुजूर, जैसा आप सोचते हैं नहीं हुआ है। सच बात तो यह है कि सभी ने जानबूझकर हौज में दूध के बदले पानी डाला है। अकबर ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हुआ होगा? हुजूर, मेरे साथ चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोनों भेस बदलकर बाहर निकले। चलते चलते वे एक सेठ की हवेली पर पहुंचे। सेठ ने पूछा, कौन हैं आप? बीरबल ने कहा, राहगीर हैं भाई, थोड़ी देर रुककर आगे चले जाएंगे। सेठ ने कहा, आइए अंदर आ जाइए। दोनों अंदर गए, पानी पिया, फिर आराम से बैठे। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपके बादशाह ने अपने हौज में लोगों को एक एक घड़ा दूध डालने का हुक्म दिया था, क्या यह बात सच है? सेठ ने कहा, हाँ, सच है। बीरबल ने कहा, किसी को ऐसी बात पसंद नहीं आती, लेकिन बेचारे क्या करते? बादशाह का हुक्म था, इसलिए।
सेठ ने कहा, हुक्म देने वाला तो हुक्म दे देता है, पर मनुष्य में तो बुद्धि होती है न। बीरबल ने कहा, मतलब? सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत। मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है। फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है। अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी। यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या? अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा, हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है, तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 6 एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की खेती की जा सकती है? बीरबल कुछ सोचते हुए बोला, जी हुजूर, जरूर की जा सकती है। यह सुनकर अकबर बोले, तो ठीक है, तुम बुद्धि की खेती करो और उसका फल हमें उपहार में दो। बीरबल बोले, जैसा जहांपनाह का हुक्म। मैं जल्दी ही बुद्धि की खेती करके उसका पहला फल आपको भेंट करूंगा। सभी दरबारी अकबर और बीरबल की बातें सुन रहे थे। वे हैरान थे कि बीरबल बुद्धि की खेती कैसे करेंगे और कैसे बुद्धि का फल बादशाह को भेंट करेंगे। दरबार के समाप्त होने पर बीरबल सीधे राजमाली के पास जा पहुंचे और बोले, माली, राज उद्यान में कद्दू की बेलों पर क्या कद्दू आ रहे हैं? माली बोला, हुजूर, आ तो रहे हैं, पर अभी वे आलू टमाटर जितने ही छोटे हैं। यह सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माली के कान में कुछ कहा, फिर वे अकबर के पास गए और बोले, जहांपना, मैंने बुद्धि की खेती शुरू कर दी है। मैं कुछ दिनों में आपको बुद्धि का पहला फल भेंट कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल राज उद्यान में फिर गए। वहां माली ने छोटे छोटे कद्दुओं को घड़े के अंदर डाल रखा था। यह देखकर बीरबल वापस लौट आए। उधर कद्दू मटकों में ही बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद कद्दू इतने बड़े हो गए कि पूरे मटकों में समा गए। अब उन्हें मटकों को तोड़े बिना नहीं निकाला जा सकता था। यह देखकर बीरबल ने सारे कद्दू मटकों सहित कटवा लिए और अकबर के पास संदेश भिजवाया कि कल सुबह मैं बुद्धि का पहला फल लेकर दरबार में आ रहा हूं। अगले दिन दरबार में सब बेसब्री से बीरबल का इंतजार करने लगे। तभी बीरबल 2 मटके लिए दरबार में उपस्थित हुए और अकबर से बोले, जहांपना, मैं बुद्धि के फल ले आया हूं, किंतु ये फल बड़े नाजुक हैं। याद रहे, इन मटकों में से फल निकालते समय न तो बुद्धि का फल कटे और न ही मटके फूटें। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने मटके में झांककर देखा तो वे बहुत हंसे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा, यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बुद्धिबल के सहारे असंभव को भी संभव किया जा सकता है।
बुद्धि की कहीं खेती नहीं होती, पर बीरबल ने अपनी बुद्धि चातुर्य से यह भी कर दिखाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर 2 कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 बादशाह का नाखून, नई मजेदार कहानी। किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी 2 से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। विचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। विचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते 2 अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुँचे तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। वे गुनाह जान गंधाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे 2 बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, याद आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य श्राकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चय पूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है
मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं। उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दद्याओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दवा का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। विचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, कहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 7 धोबी और कुम्हार बहुत मजेदार कहानी। आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहां 2 गधे आए। वे आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढेंचू ढेंचू का शोर मचता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़कर आया और बोला, अरे अरे, यह क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए हैं। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्चू को ऐसा मजा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा।
दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाब किया, बोला, जहां पनाह मैं अदनासा कुम्हार हूं, आपके शहर में रहता हूं। अकबर, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार, जहां पनाह, मैं एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूं। अकबर, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार, जहां पनाह, मेरा एक दोस्त फारस गया था, वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहां आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहां। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्यभरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार। अकबर बोले, और हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में सारे हाथी दूध की तरह सफेद हैं। अकबर ने समझ लिया कि यह कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबियों को इस काम पर लगाए देते हैं। अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जहांपना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है, वह अकेला इस काम के लिए काफी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, जहांपना, हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें इन्हें धोकर सफेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफेद न हो सका। निराश होकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है, पर मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ